तो आज हम शुरू कर रहे हैं। देखो टॉपिक का नाम मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट इंटरैक्शंस इन ई गवर्नेंस, मतलब कि शासन की सहभागिता किसके अंदर? ई शासन के अंदर। ठीक है, शासन की सहभागिता मतलब गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। इंटरेक्शन का मतलब जैसे कि हम अभी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं और आप लोग अपनी बात मुझ तक पहुंचा रहे हैं, मतलब एक तरीके का कम्युनिकेशन हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन अब ई गवर्नेंस में कितने टाइप का है, या ई गवर्नेंस के अंडर में हम क्या क्या, या गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या इंटरेक्शन करती है और किन किन लोगों से करती है, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो देखो सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है उसको कहते हैं हम G2G। क्या कहते हैं उसे? G2G। G2G का मतलब क्या हुआ? G2G का मतलब हुआ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कौन सा इंटरेक्शन हुआ? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट किससे बात कर रही है? गवर्नमेंट से खुद से बात कर रही है। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब इन्होंने कोई चीज़ अप्लाई की, कोई योजना बनाई, तो उनको खुद को तो देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक उनके हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बीच का जो है कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट के बीच का क्या है? इंटरेक्शन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि हम लिखें तो गवर्नमेंट का मतलब हमारा शासन जो है या सरकार जो है, और वो शासन से या उसके अंगों से जो है इस प्रकार से बात करेगी या इस प्रकार से कम्युनिकेट करेगी। इसके बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है ना। और हमारे यहाँ तो इस तरीके से की जो मिस कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसीलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके अंदर कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन वहाँ पर हो, पहली चीज़। ठीक, फिर दूसरा जो इंटरेक्शन होगा वो किससे होगा? गवर्नमेंट इंटरेक्शन करेगी किससे? पब्लिक से। पब्लिक को हम कह सकते हैं सिटीजन, है ना। सिटीजन मतलब भारत की जो जनता है उससे इंटरेक्शन करेगी, है ना। तो G2C, इसे क्या कहेंगे हम? G2C। G2C में G का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, और C का मतलब क्या है? सिटीजन। ठीक है, सिटीजन का मतलब कि लोग, जो भारत के लोग है, भारत की जनता है, और शासन जो है वो भारत की सरकार जो है उनसे बातचीत करेगी, उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करेगी। बातचीत तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी ऐप बनाया या कोई भी कुछ वहाँ पर ऑनलाइन रिलीज़ किया, तो वो जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, उनसे भी उसका इंटरेक्शन जो जिसको हम टू वे बोल सकते हैं, उस तरीके का इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है, गवर्नमेंट किससे बात करती है? गवर्नमेंट बात करती है, गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है, G2B कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? G2B। G2B का मतलब कि गवर्नमेंट टू बिजनेस पर्सन, है ना, बिजनेस। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस जो पर्सन है या बिजनेसमैन जो है उनसे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अब बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ना। तो कोई भी अगर उन्हें मान लीजिए कोई नया रूल बनाना है या कोई नया टैक्स लगाना है या किसी भी तरह का कोई भी चेंज करना है, तो वो बिजनेसमैन जो है, व्यापारी लोग जो है, उनके साथ क्या करेगी? वो इंटरेक्शन करेगी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गवर्नमेंट टू किसके साथ? बिजनेस पर्सन, या बिजनेस लिख देता हूं मैं बस। ठीक, गवर्नमेंट टू बिजनेस, व्यापारियों के साथ। अब बिजनेस का मतलब व्यापारी जो बिजनेस करते हैं उनसे बात करेगी गवर्नमेंट। ठीक, नहीं तो फिर क्या होगा? उसके खिलाफ में फिर लोग बंद करेंगे या कुछ नई चीज़ें करेंगे जिससे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। इसीलिए पहले ही सारी चीज़ें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक, और लास्ट में जो गवर्नमेंट इंटरेक्शन करती है वो करती है G2E। कौन सा इंटरेक्शन होता है इसके अंदर? G2E। G2E का मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, है ना। सरकार अपने कर्मचारियों से बात करेगी। किससे बात करेगी? कर्मचारियों से। तो यहां पर लिख सकते हैं हम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब सरकार अपने कर्मचारियों से इंटरेक्शन कर सकती है, अपने जो भी उनके अंडर में काम करते हैं, सरकारी जिनको हम कहते हैं, सरकारी नौकरी वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी से ये बातचीत करेगी। ठीक,
अब सरकारी नौकरी से इंटरेक्शन का मतलब एम्प्लॉय से मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा कि भाई जैसे उनको सैलरी देना हो, है ना, या फिर उनका जो पीएफ वीएफ फंड है, या फिर आपकी पेंशन वगैरह जो पहले लोगों को मिलती थी, उन सभी से रिलेटेड जो भी बातचीत है वो गवर्नमेंट किसके साथ सीधा करेगी, एम्प्लॉय के साथ। ठीक, यहाँ पर बिजनेसमैन के साथ सीधे बातें करेगी, यहाँ पर सिटीजन के साथ सीधे बातें करेगी, और यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो ये बेसिकली 4 प्रकार के क्या है हमारे ई गवर्नेंस के अंदर इंटरेक्शन है जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो इस क्षेत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण काम किए इंपॉर्टेंट, जैसे कि डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया बनाया गवर्नमेंट ने, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की। उसके बाद में एनआईसी जो है हमारा, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा, कल बताया था मैंने। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो एनआईसी क्या करती है। उसके बाद में ई गवर्नेंस के लिए अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो कब कब होती, कहाँ कहाँ होती है। फिर कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट जितना अच्छा काम करती है इस क्षेत्र में उसको केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को क्या देती है, इनाम देती है ना। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया भाई, चलूँ मैं आगे। अब देखो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, जैसे कि ई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रगति ऐप। कौन सा ऐप है ये, प्रगति प्रोजेक्ट या प्रगति ऐप इसको कहा जाता है। ठीक, प्रगति ऐप, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं सिटीजन के लिए, तो ये भूमि प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है, भूमि प्रोजेक्ट, भूमि प्रोजेक्ट। ठीक, किसके लिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए। और तीसरा जो है बिजनेसमैन के लिए MCA 21, MCA 21, ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो आपका स्कीम है, ये किसके लिए है, बिजनेसमैन ऐप है जो बिजनेसमैन से बात करने के लिए मदद करता है। ठीक, और कर्मचारियों के लिए तो हम कह सकते हैं सीधा कॉन्टैक्ट है, ऑनलाइन सैलरी सरकार उसमें क्या कर रही है, अकाउंट्स में डिलीवर कर रही है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑनलाइन सैलरी जो है उस माध्यम से सरकार अपने कर्मचारियों से बातचीत करती है। ठीक, चलो, हाँ ये सब ऐप है या फिर पोर्टल है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोर्स है जिससे इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है ना, आप ऐप समझ सकते हो। चलो हो गया ये। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये बिजनेसमैन का ऐप है, इसको पढ़ेंगे, फिर एक उमंग ऐप है वो पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में हम प्रगति ऐप को भी पढ़ेंगे, हम उमंग ऐप, है ना, इसके बाद में AI ऐप और ये वाला ऐप, ये तीनों चीज़ हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी तो आप सिर्फ उसका नाम लिख लो, उसका फुल फॉर्म और उसकी सारी जानकारी में 1-2 चीज़ें उसमें बताऊंगा। इतना हो गया। आप हेडिंग लगाओ डिजिटल इंडिया, मिटा दो इसको। चलो, तो डिजिटल इंडिया जो है कब शुरू हुआ था बताओ, 1 जुलाई 2015 को। ठीक, तो डिजिटल इंडिया सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सबसे महत्वपूर्ण काम है जो कि सरकार ने किया है, ये शुरू हुआ था 1 जुलाई 2015 को। ठीक है भाई, इसको किसने लॉन्च किया था, तो लिखो इसको इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया था, या इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बनाया था। बनाया तो दूसरों ने होगा, अब तो लिखना उसको शुरू किया था। ठीक है, लॉन्च करने का मतलब होता है शुरू करना। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT का मतलब वही हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है भाई, तो इसने शुरू किया। ठीक, अब देखो जो डिजिटल इंडिया है, सरकार कोई भी काम शुरू करती है ना, तो जैसे कोई कैंपेन शुरू हो रहा था, एक नारा दिया जाता है, जैसे हमने कहा था अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था एक, अब की बार 300 पार, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ पर इसका भी जो है एक स्लोगन बनाया गया, एक नारा बनाया गया। नहीं, देखो इसका जो स्लोगन था वो था पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर। ठीक, इसका क्या मतलब होता है पावर टू एम्पावर का, पावर टू एम्पावर का मतलब होता है सशक्त करने के लिए, सशक्त
करने की शक्ति, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं, सशक्त करने की शक्ति। पावर टू एम्पावर, एम्पावर का मतलब सशक्त करना और पावर मतलब शक्ति। मतलब कि हम कहते हैं ना कि भाई हमें चेंज लाना है, सिस्टम में चेंज लाना है, तो क्या हम चेंज ला सकते हैं क्या? भाई जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वही चेंज ला सकते हैं, उनके पास पावर है। तो कुछ बदलने के लिए, कुछ नया करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। और उसी के लिए जो है यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज किया गवर्नमेंट ने, तो उसी को उन्होंने नाम दिया कि हमने कुछ नया करने के लिए या उसको सशक्त करने के लिए ये शक्ति जो है शुरू की है। ठीक, ये इसका स्लोगन है जो हमको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब देखो डिजिटल इंडिया जो है, इसके अंदर अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं कि क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए सरकार ने, है ना, कौन कौन सी चीजें होती है, तो एक लाइन पहले इसमें ये लिखो कि ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब अम्ब्रेला प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ कि ये कई सारे जो योजनाएं हैं, कई योजनाओं का समूह है ना, कई योजनाओं का समूह है। अम्ब्रेला प्रोग्राम है, कई योजनाओं का समूह है। मतलब ये कोई किसी एक काम के लिए या एक पर्पस के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, ये कई प्रकार की योजनाओं का समूह है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला जो है, इतना लिख लिया, चलो आगे चलें। तो इसमें सबसे पहला जो है वो कौन सा है? जैम ट्रिनिटी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? जैम। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जैम, GAM, JAM। ठीक है, तो जैम ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी, है ना। जैम ट्रिनिटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? जैम, जे का मतलब जो है यहां से जन धन योजना, सुना है सबने? जन धन योजना, जे का मतलब है जन धन योजना, जिसमें क्या होता है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा आ जाता है ना। ये डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र होता है पैसों का, चाहे वो किसानों के अकाउंट में हो, बुजुर्गों के अकाउंट में हो, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास जा रहा हो, उससे फ़ायदा क्या है कि बीच में जो करप्शन होता था वो क्या हो गया, अब उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता था कि बैंक में पहले पैसा जाता है और बैंक वाले फिर उसको लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, तो वो लोग उसमें क्या करते थे, धांधली, है ना, वो आधा पैसा रख लेते थे और लोगों को ये बता दिया जाता था कि आपको इतना ही आया है वहाँ से, है ना। ऐसे बहुत सारे घोटाले हमने देखे हैं, तो वो सब चीज़ खत्म हो गई। अब पैसा सीधा कहाँ जा रहा है? अकाउंट में जा रहा है ना। तो पहली जन धन योजना। ए का मतलब आधार कार्ड, सबसे जरूरी चीज क्या है आज की डेट में? आधार, है ना। तो आधार कार्ड, आजकल तो हमारे देश के अंदर जो है, जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब जो जानवर है, उनके भी आधार कार्ड हो गए, है ना। उनको भी सॉरी आधार कार्ड नहीं हुए, उनको हमारे आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाता है। हाँ, जैसे आपने कोई आपकी जो गाय भैंस वगैरह जो भी है उसको आप ले जाओ वहाँ पर, वो उसके कान में एक बैच लगाएंगे, है ना, और उसका पूरा रिकॉर्ड आपके आधार कार्ड से उसको लिंक कर देंगे। मतलब अगर वो भैंस गुम गई कभी मान लो आपकी, तो वो आपके आधार कार्ड से वो मिल जाएगी कि ये इसकी फलाने की भैंस है, क्योंकि उसके कान में जो है वो टैग लगा होता है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो येलो कलर का टैग होता है, आपने देखा होगा कई जानवरों के कान में लगा। हाँ, तो वो उसका मतलब यही है कि वो जानवर आपका है, वो चोरी भी हो गया कभी, है ना, तो उसको कोई ऐसा नहीं बोल सकता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, तो उसका भी आधार कार्ड है। ठीक है, तो आधार कार्ड बहुत बड़ी चीज़ है आज की डेट में। ये हमारा क्या है, एक नागरिकता का एक हम कह सकते हैं कि प्रमाण है ना, हमारी जो सिटीजनशिप है उसका एक प्रूफ है, और ये अगर हमारे पास है तो हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मोबाइल। एम का मतलब क्या है? मोबाइल। ठीक, तो मोबाइल तो जरूरी है ही इन सब चीज़ों के लिए, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत देश के अंदर आज की डेट में अगर देखें तो 60 या 65 करोड़ के आसपास मोबाइल है ना। मतलब कि हमारी जो लगभग 50% जो जनरेशन पॉपुलेशन है उसके पास मोबाइल आ चुका है, और धीरे धीरे वो संख्या क्या हो रही है? बढ़ी रही है ना, कम तो होने वाली है नहीं, अब बढ़ती जा रही है। तो ये हो गया इसका मतलब। सबसे पहले है जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी में जे का मतलब जनधन योजना, ए का मतलब आधार कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और फिर मोबाइल। अगला चलो। ठीक, इसके बाद जो अभी हमने बताया ना, जैसे कि ऊपर से पैसा आया और बीच में गायब हो गया, उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि सीधा अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। तो वो जो सीधा अकाउंट में पैसा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लाभांतरण। क्या कहा जाता है उसे हिंदी में? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, है ना। एक साथ बोलोगे तो लाभांतरण। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब कि यहां पर हम कह रहे हैं कि सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, सीधा जो है आपका बैंक का खाता है ना, बैंक के खाते में आपका जो पैसा है वो जमा हो जाएगा या चला जाएगा, उसको आप दूसरा कोई भी उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये सबसे बड़ी चीज़। इसके बाद उमंग ऐप, सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया? उमंग ऐप। उमंग ऐप, उमंग ऐप क्या करता है? उमंग ऐप भी एक तरीके से हम बोलते हैं ना, उमंग का मतलब क्या है? उत्साह। तो जो हम कह सकते हैं ना कि पॉवर्टी लाइन के बिलो है ना, गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं उनसे संबंधित उसमें कई सारी योजनाएं आती हैं, ठीक है, उससे कई सारी उनको जानकारी मिल जाती है, या उसको वो दिखाकर ये प्रूफ कर सकते हैं कि हम क्या है, हम येलो कार्ड होल्डर है ना, मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं होती है। अगर एक एक ऐप की हम जानकारी देखने शुरू हो जाएं तो आप उसकी गिनती नहीं कर पाओगे, है ना, मतलब सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उमंग ऐप है, ठीक। इसके बाद देखो और बताओ कौन कौन से ऐप है भारत सरकार के, वो इसमें नहीं है डिजिटल इंडिया में। देखो अभी कोरोना के टाइम में भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? आरोग्य सेतु, है ना, कौन सा सेतु? आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु लॉन्च कर दिया, ठीक। इसके बाद आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत ये भी ऐप लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद कोरोना काल में आप लोगों की पढ़ाई कैसे हुई थी? ऑनलाइन, हाँ, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? ई एजुकेशन। क्या कहा जाता है उसे? ई एजुकेशन। तो ये भी डिजिटल इंडिया में ही आता है, ई एजुकेशन। उसके बाद में ई हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल्स की जानकारी आपको क्या है इसके अंदर से मिल जाएगी, ठीक। और इसके अलावा बहुत ही एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, किसान प्रधानमंत्री किसान निधि, है ना, पीएम किसान निधि, नाम सुना होगा ना सबने। कितने पैसे मिलते हैं हर साल किसानों को? उसमें 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये। और जो छोटे किसान होते हैं, है ना, उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है भारत सरकार प्रदान करती है। उसको हम क्या कहते हैं? पीएम किसान निधि, पीएम किसान निधि, है ना, निधि मतलब फंड, तो पीएम फार्मर फंड भी हम इसको कह सकते हैं। इस तरीके से कई सारे जो है यहाँ पर ऐप जो है डिजिटल इंडिया के अंदर योजनाएं और ऐप जो है शामिल किए गए। पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के स्तंभ, है ना, डिजिटल इंडिया में क्या क्या चीज़ें जो है मेन रूप से रखी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, है ना, डिजिटल इंडिया के स्तंभ हम इसको कह सकते हैं। तो भैया इसमें देखो 9 स्तंभ है, टोटल कितने पिलर्स हैं? 9 पिलर्स, ठीक। डिजिटल इंडिया के अंदर टोटल कितने पिलर्स रखे गए हैं? 9, ठीक। उसमें सबसे पहला कौन सा है? पहला पिलर है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड का मतलब समझते हो कि नहीं? क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, है ना, उसको हम कह सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज, हाईवेज का मतलब यहाँ पर कि देश के अंदर इतना ज़्यादा हमको नेटवर्क जो है हाई स्पीड वाला प्रोवाइड करना है ताकि लोग जो है इन सब सुविधाओं का यूज़ कर सके, क्योंकि नेट ही नहीं होगा और अगर नेट स्लो होगा तो हमें पता है कितनी दिक्कत आती है ना। कोई भी ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है, उसको यूज़ कर रहे हो और अगर वो हैंग हो जाए या उसको स्पीड नहीं मिल पा रही है तो आपका काम होगा क्या? नहीं होगा। फिर हमको ले दे के कहाँ जाना पड़ेगा? किसी कैफ़े में जाना पड़ेगा, है ना, साइबर कैफ़े में जाना पड़ेगा, या जो भी उनका पोर्टल है सरकार का, जैसे MP ऑनलाइन का, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ब्रॉडबैंड हाईवे मतलब कि बहुत तेज गति वाला जो आपको इंटरनेट कनेक्शन है वो मिलना चाहिए। अभी इसमें ये क्लियर मैंने नहीं किया है कि वो फ्री होगा कि कैसा होगा, पेड होगा। जनरली वो कैसा होगा? पेड होगा, है ना। तो फ्री वाले की भी बात आगे करेंगे। तो ये तो पहली चीज हो गई, ठीक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि पब्लिक नेटवर्क, इसको हम कह सकते हैं ये फ्री वाला है। कैसा है ये? फ्री वाला है ना, मतलब मुफ्त इंटरनेट सेवा, मुफ्त इंटरनेट सेवा। आपने देखा होगा ना कि कई जगहों पर जो है वाईफाई लगा होता है ना,
रेलवे स्टेशन है आपका, बस स्टैंड है आपका, या कोई पब्लिक गार्डन है ना, ऐसी जगहों पर जहां पर लोग उसका ज़्यादातर यूज़ कर सकें, ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट क्या लगा देती है, पब्लिक नेटवर्क, मतलब कि वाईफाई, ठीक। और वो वाईफाई की मदद से लोग अपना काम कर सकते हैं। जनरली तो लोग मूवी डाउनलोड ही करने जाते हैं वहाँ पे, है ना, तो ये काम फिर भी होता है उससे। चलो फिर इसके बाद में तीसरा है कि इसका तीसरा उद्देश्य या तीसरा पिलर क्या है कि भारत के जितने भी लोग हैं, है ना, उन सभी को क्या प्रोवाइड करना है, स्मार्टफोन। क्या प्रोवाइड करना है, स्मार्टफोन, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन के बिना क्या है, अधूरी है। तो स्मार्टफोन लिख दिया हमने, स्मार्टफोन सभी के पास होना चाहिए, सभी के पास होना चाहिए। चलो ये हो गया। इसके बाद देखो डिजिटल इंडिया का मेन काम क्या था, मतलब उसको हमने 4 स्टेप पर रखा है कि जो ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, है ना, उस गवर्नेंस को आगे बढ़ाना, उसके काम को, है ना, तो ई गवर्नेंस का जो काम है उसे आगे बढ़ाना, ये डिजिटल इंडिया का काम है, ठीक, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत रखा गया है, ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाना, ठीक। उसके बाद अगर चले आगे, चलो आगे, चलो 5वां लिखो। तो यहां पर अगला पिलर जो है वो है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू ऑल या फॉर ऑल, सभी लोगों को सूचना देना, सभी लोगों को सूचना देना, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के अंदर, ठीक है, क्योंकि सूचना अगर आपके पास है किसी चीज़ की तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत जाते हैं, है ना। हमें पता है ना कि अगर हम आपके पास इन्फॉर्मेशन आज की डेट में सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है, और इन्फॉर्मेशन है तो सरकार की योजनाओं का लाभ आप ले सकते हो, नहीं है तो आपको कुछ भी पता नहीं है। और जनरली हम लोगों को पता नहीं होता है ना, कि कौन सी योजना आई और कौन सी चली गई, ठीक है। तो अब देखो होता क्या था कि पहले जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लोगों तक नहीं पहुंचती थी, तो जैसे मान लो गाँव में कोई वैकेंसी निकली, आंगनबाड़ी में कोई वैकेंसी निकली, है ना, तो अब जो पहले से उस आंगनबाड़ी में है उसने अपने किसी रिलेटिव को चुपचाप करके वहां पर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, उसको वहाँ पर ज्वाइन करा दिया। बाकी के लोगों को पता ही नहीं है कि कब उन्होंने वैकेंसी बताई और कब वहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई। तो ये चीज़ पहले होती थी, पर अब ऐसा नहीं होता है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास जो है इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल है, तो उनको सबको सूचना जाएगी कि इस तरीके का कोई भी योजना सरकार ने शुरू किया है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसके साथ आप आकर जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टू ऑल, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलें। अगला जो पिलर है हमारा, इसको कहा जाता है ई क्रांति। क्या कहा जाता है, ई क्रांति। ऊपर का मिटा दूं भाई 2, है ना। तो अगला जो पिलर है हमारा वो है ई क्रांति, ई क्रांति, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। ई क्रांति का मतलब वही, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, क्रांति का मतलब कि, क्रांति का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पर करना और बहुत तेज़ी से करना, यही क्रांति का मतलब होता है। कोई भी क्रांति होती है, जैसे हरित क्रांति हुई तो उसमें क्या हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें हुई, है ना। आपका जो मिल्क वाला जो क्रांति उसको क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति, वो हुई, उसके अंदर भी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो वैसे ही ई क्रांति का मतलब क्या है कि इंटरनेट और उससे जुड़ी जो भी सेवाएँ हैं, चाहे वो इंटरनेट की स्पीड हो, चाहे लोगों को उसमें जागरूकता फैलानी हो, अवेयरनेस करना हो, अवेयर करना हो, वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर होगी, और साथ ही में क्या होंगी, तेजी से होगी, ठीक है। ये क्रांति का मतलब, ठीक। हाँ नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके लिए यही वर्ड दिया हुआ है, तो हमको उसका इंग्लिश नहीं करना है ना, क्रांति ही दिया है। जैसे आयुष्मान भारत है तो आयुष्मान का अब इंग्लिश मतलब नहीं निकालना हमको, वो आयुष्मान एपी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करूं, अगला जो पिलर है हमारा, अगला जो पिलर है वो है मैन्युफैक्चरिंग करना, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका निर्माण करना, कहां पर करना, भारत के अंदर करना। अभी हम हमारा ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक जो हार्डवेयर है वो कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं सब, ठीक है। और उसमें से जनरली कहाँ से आता है, चाइना से आता है ना। चाइना से ज़्यादातर चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हार्डवेयर है हमारा वहीं से आता है, या फिर दूसरे देशों से आता है, पर हमारे देश के अंदर वो चीज़ें बन रही है क्या, नहीं बन रही उतने अमाउंट में, ठीक है। तो इस डिजिटल इंडिया का क्या उद्देश्य है, इसका ध्येय है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को भारत के अंदर बढ़ाना, ठीक। अब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, नई नई यूनिट आएंगी तो जॉब्स जनरेट होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड है उसके अंदर क्या जनरेट होंगी, जॉब्स जनरेट होंगी, ठीक है। तो अगला पिलर जो है उसका क्या क्या कर लिया जाएगा, जॉब्स, ठीक। इसके बाद ठीक है, जॉब्स हो गई। इसके बाद लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इतना हो गया। चलो
अब इसके बाद जो लास्ट आपका पिलर है वो कौन सा है कि अर्ली हार्वेस्टिंग एप्स बनाना या योजनाएं बनाना, है ना। देखो गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके की योजनाओं पर काम करती है, एक तो होती है नॉर्मल, ठीक, और एक योजना जो होती है, ठीक है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देती है ना। उसको हम कह सकते हैं कि उसका परिणाम जो, उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, जल्दी आता है ना। गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ध्यान देती है और कुछ ऐप या कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिनको वो ठंडे बस्ते में डाल देती हैं और वो कई कई सालों तक पड़ी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अर्ली हार्वेस्टिंग एप्स या योजनाएं बनाना, मतलब कि जिनका शीघ्र परिणाम मिले, शीघ्र परिणाम वाली जो योजनाएं हैं उनको बनाना। जैसे हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई करना, है ना, खेतों में फसल काटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जल्दी काम करने वाली होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी समाधान देने वाली होनी चाहिए, ठीक। तो ये कितने पिलर हो गए बताओ अपने, हो गए। बनाए ऐसी प्लान्स सरकार बनाए जिनका रिजल्ट जो है वो जल्दी मिले, आपको कैसा मिले, फटाफट मिल जाए। ऐसा नहीं हो, हम जनरली देखते हैं ना कि सरकारी गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो बहुत देर से पूरे होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है ना। डिजिटल इंडिया का तो मतलब ही यही है कि आप नेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू अगर काम कर रहे हो तो आपका काम कैसा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट यही चाह रही है कि जो भी आप योजना बना रहे हो वो कैसी हो, वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने वाली हो, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने वाली हो, है ना, और उसका जो फीडबैक है वो गवर्नमेंट के पास फटाफट आ जाए, ताकि उनको ये, हाँ, जैसे आरोग्य सेतु है और भी बहुत सारी योजना हमारे एमपी के अंदर भी हम पढ़ेंगे जब, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ऐप भी हैं और प्लान्स भी है, ठीक है भाई। चलो हो गई ये चीज। अगली हेडिंग डालो NIC, है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसने सजेस्ट किया है कि ऐसा होना चाहिए तो गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है। चलो अब देखो, वर्तमान में अगर मैं बताऊं तो इसका जो हेड है उनका नाम है नीता वर्मा। क्या नाम है उनका, नीता वर्मा। प्रेजेंट टाइम में ये हेड है, ठीक है, किसके, NIC के। नीता वर्मा इनके हेड है। और ये जो आपका पूरा निकनेट का यूज करती है, किसका यूज करती है, निकनेट। निकनेट का मतलब ये है कि निकनेट आप एक तरीके से कह सकते हो कि गवर्नमेंट का जो है एक पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन है। क्या है, गवर्नमेंट का पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन है, उसका नाम क्या है, निकनेट। इसके अंदर क्या क्या चीजें हो जाएंगी कि सरकार के जितने भी विभाग है ना, सभी विभागों, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी विभाग, है ना, सभी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री, सभी मंत्रालय मतलब कि मिनिस्ट्री, है ना, सभी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब कि जिला स्तर पर भी जो है सरकारें इसको क्या करती है, यूज करती है, इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो निकनेट का यूज करती है NIC, या NIC जो है गवर्नमेंट का जो पर्सनल इंटरनेट कनेक्शन है वो है निकनेट। और ये जो है सभी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी सरकार के मंत्रालय हैं, जितने भी सरकार के विभाग हैं, जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं, है ना, वो सब इसी का यूज करते हैं। और लगभग 708 जिले जो हैं भारत के, है ना, वो इससे अभी तक जो है अटैच किए जा चुके हैं, है ना, वहां तक इसकी पहुंच हो चुकी है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 708 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक ये पहुंच चुका है। और बाकी जो ऊपर की चीजें वहां तो ऑलरेडी है ही है पहले से ही, क्योंकि जनरली वहीं से ये बनकर आता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है ये लिख लिया, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग डालो नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, है ना, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ये भी एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ठीक है।
इसका जो क्षेत्र है, इसका जो एरिया है वो कहाँ तक है? इसका जो एरिया है इंडिया के अंदर है। इंडिया के साथ भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान, उसके अंदर भी जो है इसका फैलाव है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ठीक, 2010 में जो है इसको शुरू किया गया था। 2010 में इसको शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? शुरू किया था किसने? एनआईसी ने शुरू किया था। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है ना, इससे पहले शुरू किया था एनआईसी ने। 2010 में शुरू किया, एनआईसी ने शुरू किया। और भारत और कौन सा देश? भूटान, इन दो देशों में जो है इसका इस्तेमाल होता है, या इन दो देशों में इसका यूज़, गवर्नमेंट का जो इसका हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस दो कंट्री में है। ठीक, इसके अलावा इंडिया जो है ना, सार्क देशों के साथ, कौन से देशों के साथ? सार्क देश। सार्क देश कौन से हैं भाई? एक कंट्रीज का ग्रुप है ना, उसमें उनके साथ भी ये गवर्नमेंट का शेयरिंग का प्लान है। उसमें भी क्या है? गवर्नमेंट का शेयरिंग का प्लान है। तो सार्क देशों में, पर भारत ने कंडीशन क्या दी है कि उसमें पाकिस्तान को नहीं देंगे हम। किसको नहीं देंगे? पाकिस्तान को नहीं देंगे। पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उन सभी के साथ भारत इसको शेयर करने के लिए क्या है? रेडी है। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। हम यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर एक्सेप्ट पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को हम नहीं देंगे, उसके अलावा हम सभी को दे सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा जो है अब हम ई गवर्नेंस को लेकर कुछ अधिवेशन, जिसको कि हम कहते हैं सम्मेलन, जिनको कहते हैं ना हिंदी में सम्मेलन, है ना। जैसे कि मान लो ई गवर्नेंस का काम चल रहा है, अब समय समय पर टाइम से उनकी कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर जो है इन सब चीज़ों की हम कहते हैं ना समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब कि ये देखा जाता है कि हमने क्या क्या काम किया पिछले साल, है ना, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसमें अब हमें और क्या अच्छा करना चाहिए, है ना, या क्या चेंज करना चाहिए। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? बैठक करना या सम्मेलन करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ई कॉन्फ्रेंस, लिख लो उसको, ई कॉन्फ्रेंस। ई कॉन्फ्रेंस मतलब कि ई गवर्नेंस के लिए कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ है? 1997 से, मतलब 1997 से। कब से शुरू हुआ है? 1997 से। हाँ, अभी बता रहे हैं, उसको भी बताएंगे, 1997 से। ठीक, अब ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? जैसे इन्होंने पूछा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये तीन जो बॉडीज हैं वो इसको मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं। पहला तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि भारत में इतने सारे स्टेट हैं, हर बार अलग अलग स्टेट में होता है, तो जो भी स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करे, है ना, तो पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है इसका निर्धारण करेगी, पहली चीज। ठीक, दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी जो मिनिस्ट्री है हमारी, वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहेगी। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो है लोक शिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग। कौन सा विभाग? लोक शिकायत एंड प्रशासनिक सुधार। ठीक, प्रशासनिक सुधार मतलब कि हम कह सकते हैं इसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, है ना, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। ये उसमें उसको ऑर्गेनाइज करने में उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगा। भाई जैसे डिजिटल इंडिया या कोई भी हमने ऐसी चीज़ कही, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने स्टेट के लिए कर रही है तो वो अलग चीज़ है, वो उनका पर्सनल हो गया, है ना, राज्य के अधिकार में आ गया वो। पर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो वो तो अंडर तो उसी की होगी ना सारी। पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट है एक तरीके से केंद्र के दिशा निर्देश पर कार्य करती है ना, उसके जो चीज़ें वो बताती हैं वैसे वैसे काम करेगी। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट तो उनका भी रहेगा ना, सेंट्रल वाले अकेले तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस राज्य में हो रहा है वहाँ की सरकार को तो साथ देना पड़ेगा ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी और साथ में आपका ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी। और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी? लोक शिकायत, है ना, और प्रशासनिक सुधार। तो जो रिफॉर्म्स होने हैं, है ना, या जो कंप्लेंट्स हैं
है ना, लोगों की कंप्लेंट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो इसमें हम रिफॉर्म्स कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज तो क्या होगा कि जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। तो इसीलिए इस विभाग को उसमें शामिल किया गया, ठीक है, कि जो कंप्लेंट आई है लोगों की साल भर में उन पर ध्यान दिया जाएगा, और जो जो सुधार करना है ना, रिफॉर्म्स करना, उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस वजह से इस वाले विभाग को भी इसके अंदर क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। हाँ, किसको? तो बोला तो मैंने कि लोक का मतलब क्या है, पब्लिक, है ना। पब्लिक कंप्लेंट और प्रशासनिक सुधार को कहा जाता है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, और इसको क्या कहेंगे हम, पब्लिक कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट या विभाग इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो ये किसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा। अब देखो अभी तक जो है 23 जो है ना, 23 आपकी जो मीटिंग्स है वो हो चुकी है, या 23 हम कह सकते हैं कि सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं 23। और 23वां जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 7 और 8 फरवरी को, 7 और 8 फरवरी को हुआ था। सन आपका था 2020, जगह आपकी थी मुंबई, और स्टेट कौन सा था, महाराष्ट्र, ठीक है भाई। ये 23वां और अभी तक का लास्ट वाला हम कह सकते हैं। इसके बाद उसके बाद अभी तक सम्मेलन जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। 23वां सम्मेलन कब हुआ था, 7 और 8 फरवरी को, मतलब 2 दिन चला था, है ना, 2020 में, और मुंबई महाराष्ट्र में। अब चूंकि ये कोरोना काल आ गया है ना, इसकी वजह से ये चीज़ अभी नहीं हो पाई है। जैसे ये सारी स्थितियां सुधरेंगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इसको भी शुरू कर दे वापस, ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जो है अवार्ड्स देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अवार्ड्स देती है। किसको अवार्ड्स देती है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। या फिर पर्सनली अगर ऐसे लोग हों जो कि जिन्होंने, मान लो कोई इंजीनियर है, उसने कोई नया ऐप बना लिया है ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस जो आपका ई गवर्नेंस का प्रोग्राम है उसमें हेल्प हो गई, तो उसको पर्सनल भी अवार्ड दे सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट को तो अवार्ड मिलता ही है हर साल। जैसे कि इंदौर ने अभी अच्छा किया ना, इंदौर नंबर 1 बना उसमें स्वच्छता वाले में, तो उसको अवार्ड मिला। वैसे ही ये जो प्रोग्राम है ई गवर्नेंस का, इसमें भी जो स्टेट फर्स्ट आएगा, है ना, जो अच्छा काम करेगा, उसको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। वो गवर्नमेंट ही अवार्ड देती है, और इन्हीं सम्मेलनों में वो अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ, कहीं पर भी हुआ, तो उसमें हर राज्य जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, मतलब अपना प्रतिनिधि भेजती है जो उस सम्मेलन में शामिल होता है, ठीक है। इन्विटेशन जाता है सभी को, है ना, वहाँ से लोग आते हैं, और फिर सब लोग मिलजुल के जो है ये काम करते हैं पूरा। और जिसको भी अवार्ड देना अवार्ड देंगे, सुधार करना और रिफॉर्म्स करना हो वो रिफॉर्म्स करेंगे, और फिर नए 1 साल के लिए, है ना, 1 साल के लिए फिर से सारी चीज़ें प्लान करके और जो है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक। फिर अगले 1 साल के बाद वही सब चीज़ें होंगी, ठीक है भाई स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, MP के अंदर ई गवर्नेंस को लेकर के क्या क्या चीज़ें हुई है, और ई गवर्नेंस में क्या क्या सुधार हुए हैं, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और होने वाली है ना, जो गवर्नमेंट के प्लान है। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की अब हम बात करेंगे। ये जो जितनी भी चीज़ें थी हमारी, ये किसकी हैं, सेंट्रल से रिलेटेड है ना, जो कि सेंट्रल के थ्रू स्टेट वाले करते हैं। अब कुछ ऐसी है जो स्टेट वालों ने अपने लिए कर रखा है, जैसे कि मान लो MP ऑनलाइन है, MP ऑनलाइन पोर्टल है, जिससे हम आप सभी लोगों ने जो फॉर्म्स वगैरह वो फिल करते हैं हम, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन के हो, वो सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, तो वो किसका बनाया हुआ है, वो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, ठीक। इसी तरीके की बहुत सारी योजनाएं, वो चीज़ हम जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात करने वाले, ठीक है, वो हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक। कल ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा ई गवर्नेंस का, क्योंकि स्टेट वाला जो है इसका लास्ट है, ठीक है। देखो मैनेजमेंट में सिर्फ ये लोग होते हैं, कौन से वाले, ये वाले, ठीक है, सेंट्रल वाले। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी है और मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व, ठीक है, भाग भी लेंगे, और साथ में उनको जो है उसमें अवार्ड भी मिल सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को तो अवार्ड देगी नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया हम अवार्ड लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो है इनका रोल सिर्फ क्या है, उसको मैनेज करना, उसको सिर्फ अच्छे तरीके से वो कंप्लीट हो जाए, वो चीज़ को क्लियर करना। बाकी जो स्टेट वाला है ना, राज्य सरकार है, और जो ये वाला विभाग है हमारा, ये उसमें इन्वॉल्व भी रहेंगे, भाग भी लेंगे, और साथ में उसको मैनेज भी करेंगे, मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है।